हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 30 जून 2020। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू किस देश के द्वारा बनाया गया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या ताइवान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जापान। देखिए, जापान ने हाल ही में सबसे तेज कंप्यूटर विकसित किया है जो कि रिकेन एवं फुजित्सु लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे अप्रैल 2021 में लॉन्च किया जाएगा और यह जो रैंकिंग है वह टॉप 500 सूची में एक सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक में दी गई है। यह प्रसंस्करण स्पीड के मामले में चीन के सुपर कंप्यूटर सनबे ताइहोलाइट, जिसे कि चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, से कहीं ज़्यादा आगे है। फुगाकू ने एआई अनुप्रयोगों का उपयोग करके पूर्ण किए गए कार्यों के लिए अपनी प्रदर्शन क्षमताओं के आधार पर रैंक किए गए सुपर कंप्यूटरों की सूची में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। एक सुपर कंप्यूटर के रूप में इसके उपयोग के अलावा इसके कोविड-19 जैसे कठिन सामाजिक चुनौतियों पर प्रमुख प्रगति में योगदान देने की भी उम्मीद है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सरदार पटेल। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में दिल्ली के छतरपुर में स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े कोविड सेंटर यानी कि सरदार पटेल कोविड सेंटर का हाल ही में दौरा किया है और 10,000 बिस्तर वाला यह कोविड केयर सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। शाह ने इस चुनौतीपूर्ण समय में इस कोविड केयर सेंटर का संचालन करने के लिए आईटीबीपी के कर्मियों के साहस की सराहना की है और कहा है कि राष्ट्र और दिल्ली के लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। टिड्डी समस्या से निजात पाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा पहला बन गया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या भारत? आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत। देखिए, भारत ड्रोन के जरिए हवाई छिड़काव करके टिड्डियों को खात्मा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश के टिड्डी नियंत्रण अभियान की तारीफ संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफएओ के द्वारा भी की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर में 5 ड्रोन से छिड़काव शुरू करने के साथ अब तक कई चरणों में 12 ड्रोन तैनात किए गए हैं और इनसे ऊंचे पेड़ों पर टिड्डियों का नियंत्रण प्रभावी तरीके से करने का अनुभव अभी तक संतोषप्रद रहा है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में संपन्न हुए भारत जापान नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? आईएनएस राणा, आईएनएस कुलिश, आईएनएस केसरी या आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश दोनों? आपका राइट ऑप्शन भी यही है, आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश दोनों। देखिए, चीन के साथ तनाव के बीच में भारत और जापान की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास शनिवार को समाप्त किया है। दोनों ही देशों से दो दो युद्धपोतों ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत की ओर से आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ने हिस्सा लिया था और जापान की ओर से नौसेना के जेएस कशिमा और जेएस शामाशुकी ने इसमें हिस्सा लिया था। नई दिल्ली में जापान के राजदूत ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान यह 15वां अभ्यास भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच है। इस अभ्यास का मकसद सामरिक और संचार प्रशिक्षण है। इतना आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में भारत ने किस देश के कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? चीन, वियतनाम, कोरिया या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। देखिए, हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। यह जो ड्यूटी है $13 प्रति टन से लेकर के $173 प्रति टन तक हो सकती है। यह शुल्क 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार निदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि डीजीटीआर ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि उक्त देशों यानी कि चीन, वियतनाम और कोरिया द्वारा भारत में अपने उत्पादों का निर्यात सामान्य मूल्य से भी कम मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद में यह एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। डीजीटीआर का सृजन देश में एक व्यापक और त्वरित व्यापार सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। सरकार के इस कदम का उद्देश्य चीन, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों से आने वाले सस्ते आयात से घरेलू इस्पात उद्योग और निर्माताओं की रक्षा करना है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय,
संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को या सम्मिलित रूप से तीनों के द्वारा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें यूनेस्को के द्वारा। देखिए यूनेस्को ने हाल ही में 2020 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में जो असमानताएं पैदा की हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों ने इस संकट के दौरान सीखने वालों का समर्थन नहीं किया, जिसमें कि गरीब, भाषाई अल्पसंख्यक और विकलांग विद्यार्थी भी शामिल हैं कक्षा के निर्देश के विकल्प के रूप में। जबकि कई गरीब देशों ने रेडियो और टेलीविजन पर पाठों का विकल्प चुना। वहीं 55% निम्न आय, 73% निम्न मध्यम आय और 93% ऊपरी मध्यम आय वाले देशों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्लेटफॉर्मों को अपनाया है। स्कूल बंद होने से समर्थन तंत्र भी बाधित हुआ है, जिसमें कि कई वंचित शिक्षार्थियों को लाभ होता है। गरीब छात्र जो कि मुफ्त भोजन या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के लिए स्कूल पर निर्भर होते हैं, उनके लिए स्कूलों का बंद होना एक बड़ा झटका रहा है, जिससे कि अधिक ड्रॉप आउट दरें भी एक विशेष चिंता का विषय है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजूले और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत ने हाल ही में किस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है? अर्जुन, त्रिशूल, आकाश या पृथ्वी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आकाश। देखिए एलएसी पर चीन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स पर नजर रखने के लिए सेना ने पूर्वी लद्दाख में आकाश एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। इससे भारतीय सेना आसानी से चीन की हरकतों पर नजर रख सकती है। ऐसे में अगर चीन का कोई विमान एलएसी क्रॉस करेगा तो उसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तुरंत ध्वस्त कर देगा। 15 जून की रात गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद में चीन ने एलएसी पर सेना बढ़ाई है और इसके साथ ही मिसाइल, हथियार और तोपों की संख्या भी चीन की सेना ने बॉर्डर पर बढ़ा दी है। चीन की एयरफोर्स ने एलएसी के पास में सुखोई 30 जैसे फाइटर प्लेन भी तैनात किए हैं। इंडिया ने भी अपनी सेना को तैयार करके वहां पर युद्धाभ्यास करते हुए हथियार, मिसाइल इत्यादि की तैनाती बढ़ा दी है। आकाश की बात कर लेते हैं। यह स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल और रडार लगे हुए हैं, जिसे कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। इसे 2009 में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में तैनात किया गया था। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें चौथा। देखिए हाल ही में कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के द्वारा 25 एवं 26 जून 2020 को 2 वेबिनार्स का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पहला वेबिनार भारतीय कृषि में ऐतिहासिक सुधार, कृषि उद्यमों में निवेश के बढ़ते अवसर विषय पर था और दूसरा वेबिनार कृषि सुधारों में एक नई सुबह की शुरुआत, रणनीतिक नीति में बदलाव, नीति निर्माताओं का दृष्टिकोण विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें मत्स्य पालन को एक उभरता हुआ क्षेत्र बताते हुए डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि मत्स्य पालन के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में मछली उत्पादन में 7.53% और मत्स्य निर्यातों में 9.7% की वृद्धि हुई है और भारत में मछली उत्पादन की वैश्विक हिस्सेदारी अब 7.73% हो गई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक बन गया है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को कितने जिलों को केंद्रित रखकर तैयारियां लागू किया गया है? 109, 213, 272 या 369? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 272 जिलों को। देखिए नशा मुक्त भारत 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के खिलाफ नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2020-21 के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 272 सबसे प्रभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय और उपचार के द्वारा नारकोटिक्स ब्यूरो आउटरीच और अवेयरनेस के प्रयासों के माध्यम से 3 आयामी इसमें हमला शुरू करेगी। इतना आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में जीईएम पर ट्राइब्स इंडिया के उत्पादों और ट्राइफेड की नई वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? रामविलास पासवान, नितिन गडकरी, अर्जुन मुंडा या ओम प्रकाश धुर्वे? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अर्जुन मुंडा। देखिए अर्जुन मुंडा ने हाल ही में ट्राइफेड की एक नई वेबसाइट और साथ ही ट्राइब्स इंडिया स्टोर का शुभारंभ भी किया है, जिसमें कि सरकार के द्वारा नई वेबसाइट को खरीद को सुगम को बनाने में
सुगम बनाने में मदद करेगी। ठीक है, कोविड-19 महामारी की वजह से देश में उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से हमारे समाज के सभी तबकों को प्रभावित हुआ है, जिसमें कि ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्राइफेड वॉरियर्स की टीम आदिवासी जीवन में बदलाव लाने और उनकी आजीविका को मजबूती प्रदान करने के लिए यह वन उपजों और हथकरघा और हस्तशिल्प पर आधारित जनजातीय व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जुन मुंडा के द्वारा बताया गया। ठीक है, चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून? इसमें आपका राइट ऑप्शन है 27 जून। आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाई जा रही है? इंदौर, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा आप उसे फिर कभी बोलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।